हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो फाइनली सीबीएसई का नया सिलेबस फॉर द सेशन 2021 एंड 22 आ चुका है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैथमेटिक्स, जिसका कोड हमारा सीबीएसई का 041 होता है, इसमें क्लास 11th के लिए क्या अपडेट हुआ है ना। इस वीडियो में आपको क्लास 11th के बारे में सिलेबस का अपडेट मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि मैथमेटिक्स के क्लास 12th के बोर्ड सिलेबस में किस किस तरह के चेंजेस हुए हैं। अगर ओवरऑल स्टार्ट करने से पहले बात की जाए तो लास्ट ईयर जिस तरह से पैटर्न चेंज हुआ था, मतलब जिस तरह से सिलेबस में रेशनलाइजेशन हुआ था, डिडक्शन हुआ था, सेम वही टॉपिक्स, सेम वही सब चीज़ें इस बार भी हटाई गई हैं। बस फ़र्क इतना है कि इस बार जो सिलेबस है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। टर्म 1 का सिलेबस अलग कर दिया है और टर्म 2 का सिलेबस अलग कर दिया है। ठीक है, टर्म 1 में जितनी भी चीज़ें आएंगी वो फिर से टर्म 2 में रिपीट नहीं होंगी, यानी सेग्रीगेट कर दिया दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली। अब आपको ये एक एक करके बता देता हूँ कि टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं, वो सब चीज़ें तुम्हें दिख जाएंगी। और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो ओवरऑल सिलेबस में पहले हुआ करते थे अब से 1-2 साल पहले, और अब वो हटा दिए गए हैं। तो आपको वो पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेस हैं एनसीईआरटी में वो आपको नहीं करनी है। तो आप उन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी पे अपने मार्क कर सकते हो, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो क्लास 11th की मैथ्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ज़रा, सबसे पहली बात, ये ऊपर का स्टार मार्क पढ़ लेना। जितने भी हाईलाइट कर रखे होंगे मैंने टॉपिक्स, वो सिलेबस से हटा दिए गए हैं। दे हैव बीन रिमूव्ड। हाईलाइटेड टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, चैप्टर्स में एक बार इन शॉर्ट देख लो। कुछ चैप्टर 11th की मैथ्स में ऐसे हैं जो कम्प्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं, उसमें से एक सिंगल टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना। कौन कौन सा चैप्टर है उसको एनसीईआरटी पे मार्क कर लेना। मतलब ये चैप्टर ना तो टर्म 1 में आएंगे ना ही टर्म 2 में आएंगे। एक तो है पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के नाम से चैप्टर आपको मिलेगा, ये कम्प्लीटली स्क्रैप हो गया है। बाइनोमियल थ्योरम आपको नहीं पढ़नी है, ये चैप्टर था, ये पूरा स्क्रैप कर दिया है। और एक और चैप्टर आपको मिलेगा मैथमेटिकल रीजनिंग के नाम से, ये भी आपको अब नहीं पढ़ना है। तो दीज 3 चैप्टर्स हैज़ बीन कम्प्लीटली रिमूव्ड। एक सिंगल टॉपिक भी इसमें से नहीं है किसी भी टर्म में, मतलब कंप्लीट सेशन के लिए हटा दिया गया है। ध्यान से मेरी बातें सुनना। ठीक है, तो क्लास 11th के इस पर्टिकुलर ईयर में टर्म 1 के सिलेबस की अगर बात करें तो टोटल पेपर सबको पता है 80 मार्क्स का होता है मैथ्स का। उन 80 मार्क्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, टर्म 1 आपका 40 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 90 मिनट का एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। ध्यान रखना, सीबीएसई के अकॉर्डिंग पेपर का पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। अब उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वैराइटीज़ हो सकती हैं। हो सकता है स्टैंडर्ड एमसीक्यू हो कि एक क्वेश्चन पूछा, उसके तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिए गए ABCD करके, उनमें से कोई एक सही होगा, आपको OMR शीट में वो फिल करना होगा। हो सकता है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके बीच में कुछ स्पेस छोड़ दी और फिर आगे, यानी फिलअप टाइप के, और फिर आपसे 4 ऑप्शन दे दिए कि इन 4 में से कौन सा इस फिलअप में बेस्ट सुटेबल हो। समझ रहे हो सकता है तुम्हें एक सिचुएशन बना के एक पैराग्राफ दे दिया, उसके ऊपर पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा गया कुछ, और उसमें 4 ऑप्शंस हैं ABCD। फिर इसी पैराग्राफ के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन है ABCD। इसी पैराग्राफ के ऊपर तीसरा क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शंस हैं। ऐसे कर करके 3-4 क्वेश्चन तुमसे पूछ लिए, और जितने भी ये क्वेश्चन पूछे गए इस पैराग्राफ से कनेक्टेड हैं, मतलब पैराग्राफ आपको समझ में आया तो आपके चारों क्वेश्चन हो जाएंगे, और सब में 4-4 ऑप्शन है जिनमें से एक एक आपको मार्क करना है। ठीक है, तो इस तरह से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे ये नहीं डिक्लेयर किया है सीबीएसई ने। पेपर 1.5 आवर का होगा, बस इतना पता है अभी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलें आगे। तो टर्म 1 में से सब बातें मैंने तुम्हें अभी बता दी हैं, पेपर का पैटर्न समझा दिया टर्म 1 का। ओवरऑल पूरी एंटायर मैथ्स में से कौन से चैप्टर हटे हैं ये मैंने तुम्हें बता दिए। एक एक करके सिलेबस पे आना स्टार्ट करें। तो टर्म 1 में ये चैप्टर्स यूनिट वाइज ये चीज़ें आनी हैं। सेट्स एंड फंक्शंस इतने मार्क्स का है, यहाँ से देख लेना। अलजेब्रा इतने मार्क्स की आएगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 की है। कैलकुलस 4 की है। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, मतलब ये तो यूनिट के नाम है। ओवरऑल 40 मार्क्स का है, प्लस 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के ऐड होंगे जो आपके स्कूल के टीचर देंगे तुम्हें। तो टोटल टर्म 1 का एनालिसिस 50 मार्क्स का होगा ओवरऑल। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं क्या क्या है टर्म 1 के अंदर। ध्यान रखना, मैं टर्म 1 के सिलेबस की बात कर रहा हूँ। तो पहली यूनिट सेट्स एंड फंक्शंस की अगर बात करें तो फर्स्ट चैप्टर आपका सेट थ्योरी वाला होता है। तो बच्चों सेट थ्योरी में आपको सारे ही टॉपिक पढ़ने हैं, यहाँ से सब कुछ है। बस ये लास्ट के कुछ टॉपिक, डिफरेंस ऑफ सेट्स, लाइक आप पढ़ते थे A माइनस बी कैलकुलेट करना या B माइनस A कैलकुलेट करना, ये नहीं पूछा जाएगा। सेट्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना,
लाइक ए डैश, जिसमें से यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर देते थे, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट नहीं पूछना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट नहीं आएंगी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के ऊपर जितनी भी बातें हैं, कोई क्वेश्चन वट एवर, तो ये हटा दी गई हैं और डिफरेंस ऑफ सेट वाला टॉपिक हट गया है। बाकी इनके अलावा पूरी सेट थ्योरी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये हुआ सेट थ्योरी और फंक्शन मिला के 11 मार्क्स के आएंगे, ध्यान रखना। सेट थ्योरी और ये रिलेशन फंक्शन मिला के 11 मार्क्स का है टोटल। तो ये हाईलाइटेड टॉपिक्स हटे हैं इसमें से। बात करें रिलेशन फंक्शन, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 12th में अगर इसको पढ़ना है आपको अच्छे से, 12th स्ट्रांग है, अगर आपको 12th में अच्छे से चीज़ें पढ़नी है तो ये चैप्टर बहुत बेटर होना चाहिए आपका। यहाँ पे ग्राफ पे खेलना जिस बच्चे को आता होगा वो बच्चा 12th में कभी भी कहीं पे गड़बड़ नहीं करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ोगे, डिफरेंट वैरायटी के फंक्शंस यहाँ पे हैं, सब कुछ है सिलेबस में। बस लास्ट की कुछ चीज़ें हटाई हैं जहाँ पे 2 फंक्शंस को जोड़ना, उनको माइनस करना, उनको मल्टीप्लाई करना और उनको डिवाइड करना, ये कुछ चुनिंदा चीज़ें थी जो उन्होंने हटाई हैं। छोटी सी चीज़ें, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी ये पूरा फुल चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको NCERT में जहाँ पर भी छोटा मोटा टॉपिक मिले उसको वहाँ से कट कर देना। इतनी बात क्लियर है। सेट्स एंड फंक्शंस की स्टोरी खत्म हुई, थोड़ा सा हटा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रिमूव करा है इन्होंने। तो 11 मार्क्स हमारे पास टोटल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और बच्चों जो टॉपिक हटे हैं ना यहाँ से, उनकी अगर मिसलिनियस एक्सरसाइज भी है अगर आपकी NCERT में, तो वहाँ से भी उन टॉपिक से कनेक्टेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मतलब जो भी टॉपिक हटा है उस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो कहीं पर भी प्रेजेंट हो, वो नहीं पूछा जाएगा आपसे। बात करते हैं अलजेब्रा की। तो टर्म 1 में 13 मार्क्स की अलजेब्रा आएगी और उस अलजेब्रा में 2 चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर और इसी के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, है ना। NCERT में मर्ज है चैप्टर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर और सीक्वेंस और सीरीज़ वाला चैप्टर, ये मिला के 13 मार्क्स के हैं, अच्छा खासा वेटेज है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं? एक तो पोलर फॉर्म में a+ib वाली फॉर्मेट को इस तरह से चेंज करके लिखते थे, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, है ना। तो ये सेक्शन आपको पोलर फॉर्म का नहीं पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्मेट नहीं पूछा जाएगा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने वाला टॉपिक वो नहीं पूछा जाएगा। बस ये 2 टॉपिक हटाए हैं, बाकी पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ना है, चाहे आपका NCERT हो चाहे RS हो, जहाँ से भी है। मतलब टॉपिक पे आप ध्यान दो कि कौन से टॉपिक हटे हैं यहाँ पर। फिर बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज़, जहाँ पे AP GP आप पढ़ते हो, है ना। AP तो आप 10th से पढ़ते आ रहे हो, यहाँ पे GP भी आ जाती है। तो AP GP के इस चैप्टर में भी सारी चीज़ें हैं। लास्ट के कुछ फार्मूले जो मैंने हाईलाइट किए हैं, समेशन, n नेचुरल नंबर का समेशन, यानी 1 + 2 + 3 ऐसे करके जो फार्मूला होता था हमारे पास, वो नहीं पढ़ना है। k² लिखा है तो k² का मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का समेशन, और इसी तरह से नेचुरल नंबर के क्यूब का समेशन। तो ये पर्टिकुलर फार्मूले स्पेशल टाइप के हमारे हटे हैं। तो इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है या कोई एक्सरसाइज है तो आपको नहीं पढ़नी है। बाकी पूरा AP GP एज इट इज़ आपके सिलेबस में है, ठीक है। 13 मार्क्स का आएगा। मूव ऑन करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टर्म 1 में सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन वाला, विच इज़ अ क्वाइट बिग चैप्टर। एक अकेला चैप्टर है, 6 मार्क्स का पूछा जाएगा ये। इसमें से क्या चीज़ हटाई है? तो बहुत छोटे से टॉपिक है। एक तो शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन है, जिसके ऊपर मुश्किल से एक आध क्वेश्चन आपको NCERT में मिलेगा, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में। तो ये शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का टॉपिक हटा है। और उसके अलावा सबसे लास्ट में इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। 2 लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होकर जाने वाली जितनी भी लाइंस मेरे पास हैं, उनकी इक्वेशंस वो सब हटा दी गई हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, ये भी थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर आपको मिलेंगे, तो देख के टॉपिक अपने मार्क कर लेना उसी के अकॉर्डिंग। बाकी मेन जितनी भी बातें हैं ना स्ट्रेट लाइन के अंदर, सारे फॉर्मेट स्ट्रेट लाइन के वो सारे के सारे हमारे सिलेबस में हैं। एक अकेला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है जो आपको पूछा जाएगा टर्म 1 के अंदर, ठीक। मूव ऑन करते हैं कैलकुलस की तरफ। तो 11th क्लास में जो कैलकुलस की स्टार्टिंग होती है उसमें सिर्फ एक चैप्टर आपको टर्म 1 में पूछा जाएगा, वो है आपका लिमिट्स वाला। और इस चैप्टर में से कुछ हटाया नहीं गया है। लिमिट के बारे में जितनी भी बातें हैं NCERT में आपको सारी पढ़नी है। कंप्लीट लिमिट का सेक्शन जितना भी लिमिट का दे रखा है वो आपको सारा पढ़ना है। 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। उसमें ही फिर डिफरेंशिएशन भी आता है, तो डिफरेंशिएशन इन्होंने टर्म 2 में शिफ्ट कर दिया। टर्म 1 में सिर्फ लिमिट्स पूछी जाएंगी, तो वो कवर करनी है, ठीक है। फिर आते हैं स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी पे। तो इस यूनिट में से सिर्फ स्टैट्स जो है, स्टैट्स आपको पढ़नी है टर्म 1 के अंदर, और स्टैट्स का वेटेज लिमिट से ज़्यादा है। 6 मार्क्स की स्टैट्स तुमसे पूछी जाएगी, और स्टैट्स में से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे NCERT में।
एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएशंस। ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं जहाँ पे मीन इक्वल आते हैं बट वेरिएशंस जो निकालते हैं उनमें डिफरेंस होता है। तो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी स्टैट्स जितना भी है वो स्टैट्स आपका पढ़ा जाएगा, 6 मार्क्स का ही आएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी टर्म 1 में। तो ये पर्टिकुलर यूनिट सारी की सारी आनी है। सेट थ्योरी और फंक्शन की बातें तुम्हें बता दी, क्या टॉपिक हटा है वो हो गया। अलजेब्रा पे जब आएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर और सीक्वेंस एंड सीरीज ये हम लोगों ने देख लिया, जो भी हाईलाइटेड टॉपिक है ये नहीं आ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सिर्फ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, कैलकुलस से सिर्फ लिमिट आ रही है, और स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी से सिर्फ स्टैट्स आ रही है, और उसमें से भी ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो आई होप सिलेबस समझ में आ गया होगा टर्म 1 का अच्छे से। तो टर्म 1 आपका नवंबर एंड में होगा सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। बाकी स्कूल के ऊपर बात है कि वो किस तरह से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि 11th के और 9th के पेपर तो स्कूल डिज़ाइन करता है ना सब कुछ। तो इतनी बातें समझ में आती हैं। थोड़ा सा आगे की तरफ मूव ऑन करें, टर्म 2 पे आ जाते हैं। तो बाकी का बचा कुचा जो है वो टर्म 2 में पूछा जाएगा। और बच्चों टर्म 2 होगा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम। सीबीएसई ने ये बोला है कि टर्म 2 स्कूल वाले सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तरह कराएं, और उसका जो टाइमिंग होगा वो 2 आवर्स का रखें। गाइडलाइंस बता रहा हूँ सीबीएसई की जो जनरली होनी है, 2 आवर्स का रखें। सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो वही हर तरह के जैसे आज तक क्वेश्चन आते रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉपी पेन पे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, सब कुछ प्रॉपर वे में, कोई OMR शीट नहीं भरनी है यहाँ पे। तो ये चैप्टर उसी तरह से आप अपने तैयार कीजिएगा। क्या क्या आना है देखो, ये सब तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स को देख लेना अपने अकॉर्डिंग, मैंने आगे लगा भी रखा है। 40 मार्क्स का होगा ये पेपर भी, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के हैं, तो टोटल टर्म 1 भी आपका 50 मार्क्स का हो जाएगा। तो आते हैं क्या क्या है सिलेबस में। तो ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी आती है 11th क्लास में, 10th से स्टार्टिंग हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री की, 11th में ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी वास्ट है एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपको 12th हैंडल करनी है तो आपको ट्रिग्नो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, नहीं तो 12th में बहुत कुछ आप नहीं पढ़ पाओगे। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो टोटल 8 मार्क्स की आएगी ये टर्म 2 के अंदर। टर्म 1 में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, तो उसको पहले पढ़ने की जल्दबाजी ना करें। सारा सिलेबस है ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ एज सच रिड्यूस नहीं हुआ है। लास्ट में एक एक्सरसाइज होती है इस टॉपिक के ऊपर, जनरल सॉल्यूशन जब निकालने पड़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, इस तरह के 3 फॉर्मेट होते हैं, तो इनके जनरल सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस ये टॉपिक आपका हटाया गया है। बाकी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में है जो 8 मार्क्स की आएगी। ठीक, तो ये ट्रिग्नो के बारे में बात पूरी हुई। तो अलजेब्रा पे आते हैं। अलजेब्रा का कुछ सेक्शन तो आपके फर्स्ट में आ गया टर्म में, बाकी का सेक्शन टर्म 2 में आएगा। तो टर्म 2 में अलजेब्रा 11 मार्क्स की है, जिसमें 2 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़ और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लीनियर इनइक्वालिटीज़ वाला चैप्टर कंप्लीट है, इसमें से कुछ भी चीज़ नहीं हटी है। तो एनसीईआरटी में जितना कुछ भी दे रखा है आपको सारा पढ़ना है इसके ऊपर। ठीक है, सारे क्वेश्चन, सब एग्जाम्पल, एवरीथिंग सॉल्व करना है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी पूरा का पूरा पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ ये 2 फार्मूले जो आते थे परम्यूटेशन के और कॉम्बिनेशन के, NPR और NCR वाले, इनके डेरिवेशंस नहीं करने और इनका आपस में कनेक्शन होता था वो नहीं करना है। ठीक है, तो इनके डेरिवेशंस हटा दिए गए हैं बस, बाकी इनके एप्लीकेशंस एंड एवरीथिंग ऑल सब कुछ है, बस छोटा सा ये माइनर सा चेंज हुआ है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा टॉपिक में मतलब माना जाता है, कहीं कॉम्पिटिशन में आता है ये। तो अलजेब्रा पूरी हो गई। लीनियर इनइक्वालिटी और P&C आपको 11 मार्क्स का पूछा जाएगा टर्म 2 के अंदर। तो टर्म 2 में सब्जेक्टिव होना है, तो उसी हिसाब से तैयारी रखें। बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन तो टर्म 1 में आ चुका, अब तो वो नहीं आएगा। तो जो बचा वो 9 मार्क्स का आएगा टोटल। उसमें क्या क्या बचा? 2 चैप्टर हैं, कॉनिक सेक्शन और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। तो कॉनिक सेक्शन की अगर बात करें, इसमें पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सारी बातें आ रही होती हैं। तो कॉनिक सेक्शन में भी आप लोगों को ये सारे ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, इनमें से ऐसा कुछ हटाया नहीं है। एक छोटी सी चीज़ लास्ट में जो थी, अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एज अ डीजेनरेटेड केस ऑफ कॉनिक सेक्शन, इसके कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से होगा एनसीईआरटी में। तो ये एक टॉपिक हटाया गया है, आपको ये एनसीईआरटी में जहाँ मिल जाए वहाँ से इसको हटा लेना। बाकी एज सच मुझसे पूछो तो इसमें से कुछ नहीं हटाया, ये सारी चीज़ आपको वैसे भी कवर करनी पड़ेंगी इसमें से। ठीक है, तो कॉनिक सेक्शन पूरा पढ़ना है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन, ये पहले ही बहुत छोटा चैप्टर है, तो इसमें से भी कुछ नहीं हटाया, ये पूरा चैप्टर सिलेबस में एज इट इज़ है। ठीक,
तो चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए ना कि मतलब टर्म 1 में ये आएगा तो पहले ये पढ़ना है और फिर टर्म 2 में ये आएगा तो वो पढ़ना है। बाकी क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो आपको लेक्चर के एंड में मैं बता दूंगा, तो पूरा लेक्चर देख लेना अच्छे से। कैलकुलस पे आते हैं। कैलकुलस की लिमिट वाला सेक्शन तो आपसे पूछ लिया गया टर्म 1 के अंदर। डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन वाला कंप्लीट टॉपिक, जितने भी सारी चीज़ें हैं वो आपको टर्म 2 में पूछी जाएंगी 6 मार्क्स की। तो पूरा डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है, जितनी भी बातें एनसीईआरटी में कोई टॉपिक नहीं हटा है डिफरेंशिएशन से, ठीक है। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में से लिमिट वाला सेक्शन तो टर्म 1 में आएगा और लिमिट के अलावा जितना कुछ है वो टर्म 2 में आएगा, जिसको डेरिवेटिव बोलते हैं। लास्ट यूनिट स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी स्टैट्स तो आ चुकी है टर्म 1 में, प्रोबेबिलिटी आएगी टर्म 2 में 6 मार्क्स की। और प्रोबेबिलिटी में से सिर्फ एक टॉपिक हटा है, एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी यानी सेट थ्योरी वाली प्रोबेबिलिटी। कुछ जगह पे तुमने ये देखा होगा ना प्रोबेबिलिटी में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐसे करके निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार ऐसे करके निकालते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी में जहाँ पर भी हमने चीज़ों को, सॉल्यूशंस को सेट थ्योरी से कनेक्ट कर रखा है वो टॉपिक कहलाता है सेट थियोरेटिक प्रोबेबिलिटी, एक्जियोमेट्रिक बोलते हैं उसको। तो ये मिल जाएगा तुम्हें टॉपिक एनसीईआरटी में, ये इन्होंने हटाया है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो नहीं करने हैं। और इसी टॉपिक का कनेक्शंस अर्लियर क्लासेस की किसी थ्योरी से है तो वो, तो मतलब ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सच, क्योंकि ये तो इसी के अंदर आ जाएगा। तो जो भी प्रोबेबिलिटी सेट थ्योरी वाली है वो आपको नहीं पढ़नी है, बाकी सेट थ्योरी के अलावा जो बेसिक आइडिया है प्रोबेबिलिटी का वो सारा कुछ आएगा सिलेबस में, ठीक है। तो हाईलाइटेड पोर्शन जो जो मैंने दिखाया है वो आपको लोगों को नहीं करना, बाकी सब चीज़ें टर्म 1 टर्म 2 के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात आती है कि मतलब ये चीज़ कि क्या चीज़ करनी है और किन बातों पे ध्यान देना है कि वो नहीं करनी है, डू एंड डोंट्स। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि भाई देखो टर्म 1 आपका नवंबर के एंड में होगा, तो सोचो ज़रा टर्म 2 के लिए तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा ना। दिसंबर बचा तुम्हारे पास, हो सकता है ये नहीं पूरा ना बचे, 10 दिसंबर तक ही पेपर ख़त्म हो तुम्हारे टर्म 1 के। दिसंबर बचा, जनवरी बचा और फरवरी में भी 20 दिन मिलेंगे, क्योंकि 20 फरवरी के आसपास तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं 11th वालों के और 9th वालों के फाइनल एग्ज़ाम्स, है ना। मान लो फरवरी मिल भी गया तो लगभग मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो में 3 मंथ्स मिलेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स तो ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाले, हो सकता है 2.5 मंथ्स ही मिलें, ठीक है। और 2.5 मंथ्स में पढ़ने लायक बहुत कुछ है ना। टर्म 2 का सिलेबस काफ़ी अच्छा खासा है, तो ऐसा होना चाहिए कि आप टर्म 1 में ही टर्म 2 के कुछ चैप्टर्स पूरे कर लें। 2 या 3 चैप्टर जो टर्म 2 में आने हैं वो टर्म 1 में ही कर लो, बेटर रहेगा, काफ़ी अच्छा। जैसे डेरिवेटिव वाला हुआ, इसको लिमिट के साथ साथ निपटा दो, है ना। इसी तरह से आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी हुआ, बहुत आसान चैप्टर है, इसको पहले कर लो, अपने अकॉर्डिंग चॉइस है वो तो आपकी। तो अब 2-3 चैप्टर अगर पहले करके रखोगे तो आपको बाद में ज़्यादा इशू नहीं होगा और आपको रिविज़न का टाइम ज़्यादा मिल जाएगा टर्म 2 के अंदर। एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दूसरी ये है कि जैसे टर्म 1 जो है, जो सीबीएसई ने अभी तक बताया है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में होना है ओएमआर शीट पे, तो बच्चों एमसीक्यू की कोई अलग से तैयारी नहीं होती है कि बैठ के मैं तुम्हें एमसीक्यू सॉल्व कराने लगूँ हर चीज़ के। आपको चैप्टर में क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है स्ट्रांगली, उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब वो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में क्यों ना पूछ ले, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, केस स्टडी बेस आ जाए, कैसा भी फॉर्मेट अगर आ जाए, तो मुझे जब चीज़ें आती हैं तो मैं उनको आराम से हैंडल कर लूँगा ना। तो मेरे को मेन फोकस रखना है अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग पे। पढ़ाया अभी भी चैप्टर ही जाएगा, अभी अभी आपको एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बहुत अच्छे से। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप अपनी आरएस, आरडी शर्मा जो प्रेफर करना चाहते हो वो बाद की बात है। पहले एनसीईआरटी तो निपटा लो बहुत ठीक से, एक चैप्टर एनसीईआरटी से कर लो 1 से 2 बार कम से कम, और उसके बाद जाके कोई बुक उठाया करो। ये नहीं कि एनसीईआरटी से एक एक्सरसाइज करी, उसके भी आधे क्वेश्चन टीचर ने कराए, तुमने आधे ही करे और तुम किसी दूसरी बुक की तरफ मूव ऑन कर रहे हो। भैया पहले एनसीईआरटी को 2-3 बार कर लो, उस चैप्टर को 2-3 बार खुद से कर लो, तब जाके किसी दूसरी बुक की तरफ देखना। स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, तब देखना खुद पे कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। तो इस अप्रोच के साथ चीज़ों को फॉलो करें, एनसीईआरटी पर फोकस रखें बहुत अच्छे से। और अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, थोड़ा अच्छे है ना, थोड़े इंटेलिजेंट हैं, आपका आईक्यू बेटर है, तो उसके बाद आप एनसीईआरटी की एक एग्जाम्पलर वाली बुक भी आती है, आप उससे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट जो आपको वहाँ पे लगते हैं, ठीक है। थोड़ा से अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, लेवल अप होगा, इतने बेसिक क्वेश्चन नहीं होंगे जितने एनसीईआरटी में होते हैं। तो इफ़ यू वांट, अगर आपका लेवल बढ़िया है और आप एनसीईआरटी निपटा चुके हो, तो आप एग्जाम्पलर की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है,
ठीक है ना। तो ये क्लास 11th की मैथमेटिक्स का सिलेबस था जो मैंने तुम्हें बता दिया किस तरह से क्या क्या रिडक्शन हुआ है। अब इसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी टर्म 1 के सिलेबस निपटा लो पहले अच्छे से, जब वो हो जाए बढ़िया से 1-2 चैप्टर टर्म 2 के भी अभी कर लेना नवंबर तक, ताकि बाद में दिक्कत ना पड़े। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।